अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान उस्मान अहमद आपकी पसंदीदा चैनल BSE लर्निंग में आपकी खिदमत में हाजिर है। पावर का फंक्शन है वो बेसिकली होता है कि आप उसको बताएं एक नंबर और उसकी पावर बता दें तो ये उसका पावर कैलकुलेट कर देते हैं। आप एहतियातन ये भी जो जहन में रखें कि अगर वो कहता है कि ये पावर का फंक्शन लगाएं और फिर पावर जो हो उसकी कैलकुलेट करने के लिए पावर का फंक्शन यूज़ करें तो ये आपका पहला नंबर होता है और ये उसकी पावर होती है। बेसिकली ये जो इतना काम उसने किया ना x1 माइनस x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसने कैलकुलेट किया है ये वाली चीज़। और फिर ये जो अंडर रूट थी, अंडर रूट की बजाय उसने यहाँ पर ये उसकी पावर बता दी 0.5। उसके बाद जनाब ये था कि अगर आप 3 नंबर्स एंटर करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है ये गलत है। आपको मैंने 2 नंबर्स को बताया था कि अगर आप 2 नंबर्स हैं आपके पास, अगर आप उसको करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, तो वो हमने किया था थर्ड वेरिएबल के साथ और फिर हमने किया कि बगैर थर्ड वेरिएबल के। तो ये सिंपल जो वो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने ये मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस हैं x, y और z को जो वो जमा कर लिया x के अंदर, फिर उसके बाद x माइनस वाई माइनस z जो वो कर लिया y के अंदर, फिर अगेन x माइनस वाई माइनस z कर लिया z के अंदर और अगेन फिर x माइनस वाई माइनस z कर लिया x के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो जाएंगी। x इक्वल टू अगेन x माइनस वाई माइनस z, तो 12 माइनस 2 माइनस 4, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर 6 आ गया। तो ये देखें ये x, y और z की वैल्यूज़ क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो ये मैथमेटिकल जो वो लॉजिक जो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी थी कि बगैर अगर थर्ड वेरिएबल के हम अगर वैल्यूज़ को स्वैप करना चाहते हैं तो हम फिर इस लॉजिक के थ्रू जो वो वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। यही लॉजिक हमने जो 2 वेरिएबल्स के वक्त भी जो हमने यूज़ की थी। उसके बाद 17 है जी, फिर ये रेडियस और उसका एंगल जो वो आपने लेना था और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना था, तो उसकी जो लेंथ थी वो उसने जो कैलकुलेट कर देनी थी। ये फार्मूला वैसे भी गिवन था कि लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। उसके बाद हमारे पास पाउंड्स थे। पाउंड आपको पता है कि 1 पाउंड जो वो किसके बराबर होता है, 1 किलो जो है वो 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। तो वो कहता है कि आप नंबर ऑफ पाउंड्स जो वो एंटर करें तो वो उसको किलोग्राम के अंदर जो वो बताएगा कि ये कितने किलोग्राम के इक्वल है। तो आप सिंपली पाउंड को जब इससे डिवाइड करना है तो उसने आपको किलोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो कहता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये फार्मूला मैंने कल जो वो शेयर कर दिया था, ये r² थीटा डिवाइडेड बाई 2 जो इसका फार्मूला था। तो r² की बजाय यहाँ पर r मल्टीप्लाई r लिखा गया है। आपने रेडियस भी एंटर करना है, आपने थीटा यानी एंगल भी जो है एंटर करना है और उसके बाद ये फार्मूला जो कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट शो करवा दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपने लॉग बेस 2 जो वो कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का। तो देखिए जो लॉग बेस 2 होता है, आमतौर पर जो हम लॉग कैलकुलेट करते हैं उसकी बेस 10 होती है। और लॉग बेस 2 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर आपने लॉग बेस 2 कैलकुलेट करना है तो लॉग बेस 2 इक्वल होता है लॉग बेस 10। उस नंबर का हम लॉग बेस 10 जो कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं लॉग बेस 10 ऑफ 2 के साथ। यानी ये फार्मूला है कि अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप जनरेट करना चाहते हैं जो वो लॉग बेस 2, तो फिर उसका फार्मूला ये है कि आप लॉग बेस 10 ऑफ 2 के साथ जो आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका लॉग बेस 2 जो वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ ये देखें जो वो यही काम उसने किया है, उसने एक नंबर जो वो ले लिया है n, जिसके अंदर उसने वैल्यू एंटर करनी है और उसके बाद ये हमारा रिजल्ट है। नंबर एंटर करने के बाद लॉग, यहाँ पर सिंपल जब हम लॉग लिखेंगे तो ये लॉग बेस 10 जो वो कैलकुलेट करेगा। तो लॉग बेस 10 ऑफ n डिवाइड बाई लॉग बेस 10 ऑफ 2.0। तो जब हम लॉग बेस 10 ऑफ 2.0 को हम लॉग ऑफ n के साथ डिवाइड करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 2 के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको जो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 21 में वो कहता है कि आप एक लेटर एंटर करें और लेटर एंटर करने के जो अगले 2 कैरेक्टर्स हैं वो आपको डिस्प्ले कर दिए जाएं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, सी आउट के स्टेटमेंट को यूज किया गया और सी इन के साथ जो हमने ये अपना वो जो कैरेक्टर है वो हमने इनपुट करना है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखी है द 2 लेटर्स आर, कि जो नेक्स्ट 2 लेटर्स हैं वो किस तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे कि ये जो हमारे पास कैरेक्टर, ये जो लेटर हमने एंटर किया था इसकी जो टाइप है वो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमने 1 ऐड किया है। तो 1 ऐड करने के बाद इसका जो आस्की कोड है उसके अंदर एक्चुअली 1 ऐड किया जाएगा और ऐड करने के बाद उसकी जो टाइप है वो कैरेक्टर टाइप जो वो बना दी जाएगी और आपको वो लेटर जो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर इसी कैरेक्टर के अंदर हम 2 ऐड करते हैं तो यानी अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा था तो कैपिटल ए का जो कोड है वो 65 है, 65 में 1 ऐड करके 66 बना दिया जाएगा। 66 की जो टाइप है वो चेंज कर दी जाएगी। तो 66 जो आस्की कोड है उसका जो लेटर बनता है वो बी बनता है। इसी तरह से अगर 65 के अंदर 2 ऐड किया जाएगा तो 67 बन जाएगा। तो 67 का जो कैरेक्टर टाइप के अंदर जो उसकी वैल्यू जो वो चेंज कर दी जाएगी तो वो यहाँ पर सी आपको शो करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये टाइप कास्टिंग जो परफॉर्म की गई है हमने आपने जिस तरह से मैंने वहाँ पर जो पिछला प्रोग्राम था जिसमें मैं आपको बता रहा था तो मैंने 65 की जो टाइप थी वो मैंने कैरेक्टर टाइप जो कर दी थी। तो 65 के अगेंस्ट उसने मुझे क्या शो करवाया था, मुझे उसने ये शो करवाया। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो टाइप कास्टिंग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अक्सर जो प्रोग्राम्स के अंदर जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो जाहिर है फिर अगला कैरेक्टर जो मिलेगा, अगर 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला, और अगर 4 ऐड करेंगे तो फिर जो उसका जो 4th कैरेक्टर होगा वो हमें शो करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। इसमें आपको वो ये कहता है कि आपने एक 5 डिजिट्स का नंबर इनपुट करना है। मिसाल के तौर पे आप 1 2 3 4 5 जो एंटर कर देते, तो वो जो नंबर है वो पहले तो उन नंबर्स को सेपरेट करेगा और सेपरेट करने के बाद उन नंबर्स को जमा कर देगा। यानी अगर आपने 1 2 3 4 5 एक नंबर एंटर किया, ये आपने एक ही नंबर एंटर करना है, ये आपने 1 by 1 5 ये आपके वेरिएबल्स नहीं है, ये आपका वेरिएबल 1 है, इंटीजर नंबर। तो एंटर अ नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ आप सिंपल यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंटर 5 डिजिट नंबर, और नंबर के अंदर आपने वो इनपुट लेनी है और आपने यहाँ पर एट वंस 5 डिजिट नंबर जो वो इनपुट करना है 1 2 3 4 5 और लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। प्रोग्राम क्या करेगा कि उन नंबर्स को एक तो अलहदा करेगा, 1 को अलहदा कर देगा, 2 को अलहदा, 3 को अलहदा, 4 को अलहदा, 5 को अलहदा। आप ये काम पहले कर चुके हैं ना, जो हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट करना था हम ये काम पहले कर चुके हैं। तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको जमा कर देना है। तो यहाँ पर ये ज़रा थोड़ा सा उसने जो तरीके का थोड़ा सा वही रखा वही है, लेकिन वो साथ साथ ऐड भी करता है। ठीक है, जिस तरह वहाँ पर डिवाइड और मॉडुलस जो वो 2 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म किया जाता था ना, अब वो 2 स्टेप में परफॉर्म करनी हुई है, उसने वो इकट्ठा एक ही स्टेप के अंदर जो परफॉर्म कर दिया। तो मैंने यहाँ पर साथ साथ सोल्यूशन आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, वो आप समझ लें। देखें, एंटर 5 डिजिट नंबर और आपने नंबर इनपुट किया। फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 4 5 एंटर कर देते हैं। तो जो पहली लाइन है, ये जो लास्ट डिजिट का वेरिएबल उसने ये यहाँ पर लिया हुआ है, लास्ट डिजिट उसने क्या कहा, लास्ट डिजिट इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 इसको 10 पे डिवाइड करके इसका मॉडुलस जो कैलकुलेट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको जो वो डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 को, तो ये जो इसका मॉडुलस बचा है वो 5 बचा है। तो 5 जो वो एक्चुअली लास्ट डिजिट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। हमने एक्चुअली यहाँ से जो लास्ट डिजिट था वो हमने जो वो कैलकुलेट करना था और उस लास्ट डिजिट को हमने ये टोटल का जो वेरिएबल लिया हुआ है उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। टोटल इक्वल टू लास्ट डिजिट, तो ये जो 5 था ये दोबारा टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होना है कि ये जो बाकी जो वैल्यू बची है इसमें से अगेन ये लास्ट डिजिट को सेपरेट करना है और इसको इस टोटल के अंदर ऐड करते जाना है। फिर जो बाकी बचेंगी इसमें से 3 को सेपरेट करना है, इसको इसके अंदर टोटल के अंदर ऐड कर देना है। फिर 2 को जो वो ऐड कर देंगे, फिर 1 को ऐड कर देंगे, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो इसके लिए ये जो 2 लाइंस हैं, नेक्स्ट डिजिट इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 देन मॉडुलस 10, ये वही 2 स्टेप्स हैं जो हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं जिसमें हमने इन नंबर्स को सेपरेट करना था। लेकिन यहाँ पर हम ये दोनों स्टेप्स इकट्ठे जो वो कर रहे हैं। इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले जो वो दोनों स्टेप सेपरेट कर चुके हैं। तो पहले यहाँ पर डिवीजन होनी है, डिवीजन होने के बाद फिर जो रिजल्ट आना है उस रिजल्ट ने क्या करना है, 10 के साथ उसका मॉडुलस कैलकुलेट हो जाए।
तो देखें डिवीजन किस तरह से किया है। इस डिवीजन का रिजल्ट तो ये ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर आया, ये हमने मॉडुलस फाइंड आउट किया था। और अगर हम डिवाइड करें तो ये जो डिविजिबल वैल्यू है वो कहाँ पर जाएगी, इसकी जगह पर जाएगी। नंबर ये है 10 पे आपने इसको डिवाइड करना है, ये आपका मॉडुलस है। तो जो क्वोशंट आया है वो 1 2 3 4 आएगा ना, क्योंकि जो डिवाइड है, डिवाइड तो सिंपल जो हो, ये इंटीजर जो हो हमने सारे वेरिएबल्स लिए हुए हैं। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं की जाएगी, सिर्फ पॉइंट से पहले वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो ये जो इतना एक्सप्रेशन है नंबर डिवाइडेड बाय 10, इसका जवाब क्या आना है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 मॉडुलस 10 यहाँ पर किया गया। ये देखें 1 2 3 4 मॉडुलस 10 किया तो इसका जवाब क्या है 4 है। तो ये दोनों स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। अब ये देखिए ये जो 4 आ गया, 4 को हमने क्या करना है कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नेक्स्ट डिजिट, यानी टोटल के अंदर पहले 5 स्टोर था, अब इसके अंदर नेक्स्ट डिजिट जो वो ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल जो वो अपडेट होकर इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 9 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यही स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं। ये देखें नेक्स्ट डिजिट इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 100 के साथ आप डिवाइड कर दिया है। और देखिए ये यहाँ पर 100 के साथ जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जवाब यहाँ पर क्या बचता है 1 2 3 जवाब बचता है। तो अब 1 2 3 क्योंकि 4 को तो हम पहले जो वो ऐड कर चुके हैं हमने, तो अब जो रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है 1 2 3 हमने जनरेट करवाना है। तो हम 100 पे जो जब उसको डिवाइड करेंगे तो 45 तो रिमाइंडर में रह जाएगा और 1 2 3 के बाद जो वो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट से पहली वैल्यू जो होगी 1 2 3 वो उसने जो वो रिजल्ट हमारा जो वो सेव करते हैं यहाँ पर। और 1 2 3 को दोबारा हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट डिजिट है वो दोबारा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद ये जो 3 है ये अगेन टोटल के अंदर जो ये जो 9 आया था 9 + 3 यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर 12 होगा। उसके बाद अगेन जो हमने इसको 1000 पे डिवाइड किया है, नंबर को जब 1000 पे डिवाइड किया है तो 345 जो है रिमाइंडर आ गया और 12 जो है यहाँ पर ऊपर बच गया है। इसका हम 10 पे जो वो मॉडुलस लेंगे। तो ये अब मॉडुलस कैसे है आपको पता ही है, ये मैंने आपको पहले भी जो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। 2 यहाँ पर जवाब बचता है तो टोटल के अंदर 2 को ऐड किया जाएगा, जवाब 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर को हमने 10,000 पे जो वो डिवाइड करना है। 10,000 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 10,000 1 10,000 2345 जो है रिमाइंडर बचेगा और 1 मॉडुलस 10 आया है। तो ये वही रूल्स जो यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर समझाए हैं कि आपने 10 जो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए y रखा 1 लगाया, क्योंकि 1 छोटा है इसलिए आपने 0 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर 0 लगा के 10 1 10। तो अब ये इसका क्वोशंट है, इस क्वोशंट का जो होल पार्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ। जवाब 0 है, जो जवाब आया उसको हमने डिविडेंड में से माइनस करना है तो वो हमारा इसका रिमाइंडर होगा। तो ये जो जवाब है ये अब यहाँ पर इसका इस एक्सप्रेशन का जवाब 1 मॉडुलस 10 का जवाब 1 आएगा। वो 1 जो 14 के अंदर ऐड किया जाएगा तो ये हमारे पास टोटल के अंदर 15 स्टोर हो जाएगा। यही हमारा जो वो एक्चुअल रिजल्ट है जो कि यहाँ पर हमने शो करवाया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यही 2 स्टेप्स जो वो बार बार परफॉर्म किए हुए हैं। मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए शो करवा दिया ताकि आपको इनकी लॉजिक समझ आ जाए कि उसने ये स्टेप्स क्यों परफॉर्म किए। आप एक दफ़ा अगेन जो वो कॉपी पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये कोई भी 5 डिजिट जो नंबर आप इनपुट करेंगे तो जो लॉजिक है आपकी ये उन नंबर्स को अलग करके उनको जमा कर देगा। ये सिर्फ 5 डिजिट के लिए, अगर 6 डिजिट करते हैं आप तो फिर ये दोनों स्टेप्स अगेन आपने यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ 10,000 लिखा है वहाँ पे आपने फिर एक 0 और जो इंक्रीज कर देना है, लेकिन स्टेप्स यही होंगे। उसके बाद ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि बेसिक सैलरी है और उसका 35% आपने डिनर अलाउंस कैलकुलेट करना है, 25% आपने हाउस रेंट कैलकुलेट करना है। तो इंटीजर बेसिक सैलरी ली है, फ्लोट ग्रॉस सैलरी ली है और यहाँ पर देखें आपने बेसिक सैलरी इनपुट किया है। ग्रॉस के अंदर उसने क्या किया है कि बेसिक सैलरी का 35%। तो आप ये देखें 0.35 मल्टीप्लाइड बेसिक, आप यूँ भी लिख सकते हैं या आप 35% बेसिक मल्टीप्लाई 35/100। तो 35/100 का जो जवाब आता है वो 0.35 ही आता है ना। तो इससे इनको मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर जो बेसिक थी उसका हाउस रेंट जो 25% कैलकुलेट करने के लिए 0.25 से जो मल्टीप्लाई कर दिया गया। आपने बेसिक सैलरी एंटर करनी है और बेसिक सैलरी एंटर करने के बाद वो कहता है कि बेसिक सैलरी का 35% आपने कैलकुलेट करना है।
अब मैं अगर कहूँ कि मैंने 10,000 दिया तो 10,000 का 35% आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे ना। जी सर। तो 35 डिवाइडेड बाई 100 को अगर पहले सॉल्व कर लिया जाए तो क्या जवाब 0.35 नहीं आता? तो इसी वही किया है इसने, 0.35 को उसने बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप 0.35 ना लिखें, आप बेसिक मल्टीप्लाई 35 ओवर 100 लिखते हैं। यहाँ पर बेसिक मल्टीप्लाई 25 ओवर 100 लिखते हैं। तो बेसिक का यहाँ पर 35% कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर 25% कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि बेसिक में आपने 35% बेसिक का ऐड करना है एज ए डेयरनेस अलाउंस के तौर पर, और बेसिक के अंदर ही आपने 25% जो वो ऐड करना है हाउस रेंट, और वो आपने बेसिक के अंदर ऐड करने थे ये सारे, और फिर जो ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसके अंदर हर तरह के जो अलाउंसेज होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, उसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं। तो अगर यहाँ कोई और भी उसने जो वो हाउस रेंट अगर कोई और भी उसने अलाउंस बताया होता तो वो भी हम उतने परसेंट कैलकुलेट करके बेसिक के अंदर ऐड कर देने थे, तो वो ग्रॉस सैलरी बन जाती थी। उसके बाद आ जाता है जी कि वो कहता है कि आपने दो जो टाइम जो इनपुट करने हैं, और उन दोनों टाइम्स को क्या कर दिया जाएगा? जमा कर दिया जाएगा। आप पहले जो प्रोग्राम आपने किया था गालिबन आपने सेकंड्स में जो वो वैल्यूज़ एंटर की थी, और फिर उसने आपको आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में आपको कैलकुलेशन करके बताई थी। तो वही चीज़ जो वो यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई है। इसके लिए उसने क्या किया है, ये बेसिकली ये जो T1 का जो वेरिएबल है ना, ये आप यूँ समझ लें कि ये H1 का वेरिएबल है, ये आवर्स के लिए है। ये T2 जो है यहाँ पर ये H2 है। ये चूँकि हमने दो टाइम इनपुट करने हैं और उन दोनों टाइम्स को क्या कर दिया जाएगा? जमा कर दिया जाएगा। लिहाजा आप यहाँ पर T1 और T2 की जगह क्या लगा लें? H1 और H2 लगा लें, और T की जगह पर आप H लगा लें। यानी आवर्स के अंदर जमा हो जाएंगे, मिनट्स के अंदर जमा हो जाएंगे, और सेकंड्स के अंदर जमा हो जाएंगे। उसके बाद वो कहता है एंटर द टू टाइम्स इन द फॉर्मेट ऑफ, ये टी बेसिकली H लगाना था उसने, यानी आवर्स, मिनट्स और फिर सेकंड्स। सी इन के अंदर पहले जो वो H1 आपने लिखना है, फिर M1 यानी मिनट्स के लिए, और फिर S1 सेकंड्स के लिए। उसके बाद फिर आपने H2 लिखना है, फिर M2 लिखना है और S2 लिखना है। तो इनके अंदर 1 बाय 1 जो आपने वैल्यूज जो इनपुट करनी है। पहले आवर्स की वैल्यू इनपुट कर दी, फिर उसके बाद मिनट्स की वैल्यू इनपुट कर दी, फिर सेकंड्स की वैल्यू इनपुट कर दी। तो ये आपका पहला टाइम कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइम, फिर दूसरे टाइम की जो आवर्स की वैल्यू इनपुट कर दी, दूसरे की जो मिनट्स की वैल्यू इनपुट कर दी, और दूसरे के जो सेकंड्स की वैल्यू थी वो आपने इनपुट कर दी। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आप देख लें कि हमने सेकंड्स में 50 एंटर किया है, मिनट्स में भी 50 एंटर किया और आवर्स में 1 एंटर किया है। इस तरह से ये सेकंड टाइम है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, इसमें भी 50 और 1 आवर जो हमने ऐड किया। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेप था कि S के अंदर हमने दोनों सेकंड्स को, दोनों टाइम्स के जो सेकंड्स थे S1 और S2, इन दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। इसमें ये 100 के इक्वल जो वैल्यू आ गई। फिर मिनट्स के अंदर जो वो ऐड करना है, तो मिनट्स प्लस सेकंड टाइम मिनट्स प्लस इसमें क्या किया है कि जो हमने सेकंड्स यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, अगर इन सेकंड्स में अगर ये सेकंड्स जो वो ज़्यादा बन जाते हैं, यानी 60 से ज़्यादा बन जाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाएंगे? वो 60 सेकंड्स एक्चुअली मिनट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये वही स्टेप परफॉर्म किया गया कि S डिवाइडेड बाई 60, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर मिनट्स के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, उतने मिनट्स बना के, और बकिया जो सेकंड्स रह जाएंगे वो ये नीचे हमने स्टेप जो परफॉर्म किया है जिसके अंदर हमने मॉडुलस ऑपरेटर लिया है, और जो 60 सेकंड्स जो 60 सेकंड्स हैं वो मिनट्स के अंदर ऐड होने के बाद जो सेकंड्स बच जाएंगे वो ये रिमाइंडर से जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो देखें, M1 में 50 है, M2 के अंदर 50 और S के अंदर 100 है। 100 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 50 प्लस ये अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर बाकी सेकंड्स ऐड कर दीजिए। तो ये 1 ऐड होने के बाद टोटल हमारे पास 101 मिनट्स आ गए हैं। उन मिनट्स के बाद ये हमारे पास आवर्स हैं, आवर्स को जो आवर्स के अंदर ऐड किया, और वही स्टेप जो हमने सेकंड्स के लिए किया था वही हम मिनट्स के लिए करेंगे कि जो मिनट्स हैं वो अगर 60 से ज़्यादा है तो 60 पे जो वो डिवाइड कर लिया जाए, और जो जवाब बचता है वो इसके अंदर जो वो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है, तो वो आवर्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और बकिया जो रिमेनिंग मिनट्स रह जाएंगे वो यहाँ पर कैलकुलेट करके M के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एट द एंड जो ये यहाँ पर आपको कैलकुलेशन मिलनी है वो आपको इस तरह से मिलनी है कि 3 आवर्स हैं, 41 मिनट्स हैं और 40 सेकंड्स हैं। तो
इस तरह से जी आपको टोटल जो हो ये टाइम जो कैलकुलेट करके यहाँ पर ये प्रोग्राम शो करवाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट रेट जो वो कैलकुलेट करने का है। इसमें वो कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने एंटर करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कैलकुलेट करना है एंड इनपुट करना है और टोटल टाइम इनपुट करना है। ये फार्मूला उसने दिया हुआ है, P मल्टीप्लाई है दोनों के दरमियान में 1 + R डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर लिया है T और इसका जो जवाब आएगा उस जवाब में से P को माइनस कर दिया गया है। तो इसमें देखें ये हमने वेरिएबल्स जो डिक्लेयर कर लिए हैं, ये हमने डबल जो डाटा टाइप जो यूज़ किया है जो कि बेसिकली फ्लोट से हायर डाटा टाइप है और पॉइंट के अंदर जो आपकी वैल्यू स्टोर करती हैं। जो इंट है उसकी जो हायर डाटा टाइप है उसको लॉन्ग कहते हैं जो कि इंटीजर से ज़्यादा बड़ी रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करती है। तो इसमें जो हम वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं वो पॉइंट के अंदर भी जो वो इनपुट कर सकते हैं। देखिए सी इन में जो हमने पर्सनल अमाउंट एंटर करनी है, फिर रेट और फिर उसके बाद टाइम कि कितने टाइम के लिए हम ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ही देखें कि ये उसने पावर का फंक्शन जो यूज़ किया है। अगर आप पावर का फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपको math.h जो हेडर फाइल है वो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि आप इसके अलावा जो दूसरा जो फार्मूला है बगैर पावर के फंक्शन के वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये फार्मूला है, अगर आप पावर का फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप पहले जो इसकी यहाँ पर आप पैरेंथेसिस जो लगा लें ताकि जो हमारा रिज़ल्ट आए इसका जो r को 100 पे डिवाइड करके 1 के अंदर जो एडिशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसकी पहले पावर कैलकुलेट की जाएगी और फिर उस पावर को जो कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो p के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पावर का फंक्शन कैलकुलेट कर लें यहाँ पर कि पहले पावर का फंक्शन कैलकुलेट हो, यानी पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो, r डिवाइड बाई 100 जो जवाब आएगा उसको 1 के अंदर ऐड किया जाएगा और फिर ये उसकी पावर है, जो रिज़ल्ट आएगा उसकी ये पावर कैलकुलेट की जाएगी और कैलकुलेट करने के बाद फिर ये p के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों जो फार्मूलाज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसमें से ये p को माइनस कर दिया गया। यहाँ पर ये जो p है ये इसकी पावर के साथ नहीं है बल्कि ये इस पावर के बाद जो इतना जो एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद जो जवाब आएगा उसको p में से जो माइनस करना है, फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पर रिजल्ट शो करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी है कि आप एक नंबर जो एंटर करेंगे, वो नंबर एंटर करने के बाद जो उसका करैक्टर है उसको करैक्टर के अंदर जो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये यहाँ पर बेसिकली टाइप कास्टिंग जो वो परफॉर्म की गई है कि उस नंबर की टाइप कास्टिंग जो वो कर दी जाए। या तो करैक्टर सिंपल लिख के आप नंबर के गिर्द ब्रैकेट लगा दें या आप करैक्टर के गिर्द ब्रैकेट लगा दें और नंबर आप ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मैंने यहाँ पर 65 लिखा था तो 65 के साथ जो टाइप कास्टिंग कर दी थी तो उसने 65 के अगेंस्ट 65 ASCII कोड के अगेंस्ट जो करैक्टर था वो करैक्टर उसने डिस्प्ले कर दिया था। फिर उसके बाद ये एक पैटर्न उसने दिया हुआ है कि इस पैटर्न के अंदर ये कुछ नंबर्स हैं और इनके स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक नई हेडर फाइल जो वो इंक्लूड की गई है io_menu.h। बेसिकली io_menu.h जो है वो उसके अंदर सेट विड्थ का फंक्शन है। ये विड्थ जो वो सेट की गई है कि 10 कैरेक्टर्स की स्पेस जो वो छोड़ दी जाए और फिर यहाँ पर आगे चल के जो वो स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिए, फिर 10 विड्थ 10 कैरेक्टर्स की स्पेस छोड़ दी जाए और आगे जो क्यूब है उसको कैलकुलेट कर दिया जाए। तो ये सिंपल जो फॉर्मेटिंग का एक क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक नहीं थी। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं और मार्क्स इनपुट करने के बाद उनका टोटल उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यहाँ क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हुआ है लेकिन सोल्यूशन के अंदर उसने एवरेज कैलकुलेट की हुई है। तो ये देखें S1, S2, S3, S4, S5 ये जो वो नंबर्स जो वो उसने इंटीजर टाइप की जो वो वैल्यूज़ ले लिए हैं ये आपने इनपुट करनी है। इनपुट करने के बाद फ्लोट एवरेज, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लोट परसेंटेज का वेरिएबल ले लें। पहले जो वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो वो इनपुट किए हैं, फिर उसके बाद टोटल के अंदर जो उनको ऐड कर दिया है। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल है जो सम होता है, सम को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ आइटम्स पर। तो यहाँ पर ये देखें ये टाइप कास्टिंग परफॉर्म की गई है कि जो टोटल था वो इंटीजर वेरिएबल था। तो इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे टाइप कास्टिंग कर दी गई है। टोटल की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फ्लोट वैल्यू के अंदर यानी पॉइंट उसके अंदर जो वो ऐड कर दिया जाएगा और फिर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो एवरेज के अंदर शो करवा दिया जाएगा। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो टोटल
के नाम का जो आपने वेरिएबल लिया, यहाँ पर आप ऑब्टेन के नाम का वेरिएबल ले लें और साथ में टोटल का वेरिएबल ले लें। आपको यहाँ पर एक और इनपुट फॉर्म करनी पड़ेगी, एंटर द टोटल मार्क्स, यानी टोटल जो सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे। या अगर आप नहीं एंटर करना चाहते तो आप यहाँ पर फिर फॉर्मूले के अंदर इसको फिक्स कर सकते हैं। आपको पता है कि इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है, परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल। फॉर एग्जांपल अगर 500 मार्क्स हैं और मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से, तो ये टोटल। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को अगर आप चाहते हैं, कोई वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहते, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये टोटल मार्क्स हैं, यानी एक्चुअली ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं। इसको डिवाइड कर दिया कि कितने में से जो वो ये टोटल मार्क्स उसने लिए हैं। 550 मैंने कहा दिया कि ये टोटल थे, और जो ऑब्टेन मार्क्स का टोटल है वो टोटल के अंदर है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल है, इसकी टाइप कास्टिंग आप करेंगे, फ्लोट लिख देंगे यहाँ पर आप, तो ये इसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी। और जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, और फिर सी आउट में जो टोटल मार्क्स और परसेंटेज हो आप यहाँ पर शो करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके साथ ही जो इनपुट और आउटपुट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसकी जो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर बकिया के 2 चैप्टर्स रह गए हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग है और लूप का चैप्टर है, वो हम बाद में जो है कंप्लीट करेंगे। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सेगमेंट। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक करना और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आपका मेजबान उस्मान अहमद आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।